हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास में आप लोगों का। तो आज की इस क्लास में हम बिहार स्पेशल में बिहार का आधुनिक बिहार इतिहास को देखने वाले हैं, जो कि हम इरिटेरिया के पब्लिकेशन की बुक को देखेंगे, जो कि बिहार तथ्य संग्रह के नाम से फेमस है। और यह जो है बुक लेटेस्ट एडिशन है, यानी 5वां संस्करण 2026 का आया हुआ एडिशन है, जिसमें सभी बिहार स्पेशल्स का इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में सारा जो है टॉपिक रहता है। तो आज हम इसमें बिहार का आधुनिक बिहार इतिहास देखने वाले हैं। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह कभी भी आप वीडियो देख रहे हो तो ये पक्का ही आपके एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। तो आप बस ध्यानपूर्वक इसको देखते जाएँ रिवीजन के तौर पे, या फिर आप शुरुआत भी कर रहे हैं तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को और स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कि लिखा हुआ है आधुनिक बिहार का इतिहास, जिसमें हम विभिन्न इसके पार्ट में बांटते हैं इसको। जैसे कि पहले हम यूरोपीय कंपनी का प्रवेश इसको देखेंगे, फिर जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, पृथक बिहार का गठन। इन सारे पार्ट्स को हम कवर करने वाले हैं आधुनिक बिहार के इतिहास में। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यूरोपीय कंपनी का प्रवेश जो किस तरह से हुआ है बिहार में। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, लिखा है पुर्तगाल के बारे में। बिहार में प्रवेश, सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली आए थे, और जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोडा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी का बर्तन और मसाले आदि प्राप्त करते थे। तो सबसे पहले जो कौन आए थे, तो यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली आए थे यहाँ पे, और जो कि पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे और पटना से सोडा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले आदि को प्राप्त करते थे। उसके बाद डच और हॉलैंड यानी नीदरलैंड की बात करें, तो पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारी कोठी डचों ने स्थापित की थी, जो कि 1632 ईस्वी में स्थापित की थी। और वो कहाँ पे, तो पटना में, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। ठीक है, तो डचों का जो रुचि था किससे में था, यानी किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बिहार से, तो सूती वस्त्र का व्यापार करने और वस्त्र सोरा इन सारी चीज़ों का व्यापार करते थे डच। तो आगे देखेंगे हम, आगे लिखा है किसके बारे में, तो एक सेकंड, अब हम देखेंगे अंग्रेज़ों के बारे में। तो सबसे पहले लिखा है कि अंग्रेज़ 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गया। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 में मिली। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेज ने बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी। अंग्रेज द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। यहीं पर शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक भी हुआ था, याद रखना है। शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक, जो कि मुगल वंश का राजा था, उसका हुआ था कहाँ पे, तो ये पटना में ही हुआ था उसका राज्याभिषेक। आगे बढ़ते हैं। अब डेन कंपनी के बारे में लिखा है कि डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पे, तो पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी जो है प्रथम कोठी यानी फैक्ट्री जो है स्थापित की थी। किसने, तो डेनिश कंपनी ने। कब किया था, 1774 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं। लिखा है बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। इसके संदर्भ में क्या क्या लिखा हुआ है, तो लिखा है कि मुगल शासक फर्रुखसियर 1713 से लेकर 19 तक जो रहा था, उसने 1717 ईस्वी में अंग्रेज को बंगाल एवं सूरत में व्यापार करने एवं सिक्के का प्रयोग करने की मान्यता दे दी थी। उसने किया था, तो मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल एवं सूरत में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। कब, 1717 ईस्वी में। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार भी बना दिया था। 1719 ईस्वी में उसे उड़ीसा के सूबेदारी भी दे दी गई थी। मुर्शीद कुली खां के बाद सजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना, और 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश भी उसके अधीन हो गया। सन 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बना दिया गया।
अब लिखा है कि 1739 ईस्वी में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना और वह एक अयोग्य शासक था, अतः अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित कर स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। तो अलीवर्दी खां ने गिरिया का युद्ध कब हुआ था, याद रखना 1740 ईस्वी में, जिसमें अलीवर्दी खां ने किसको पराजित कर दिया था, तो सरफराज खां जो कि बंगाल का नवाब था, वह एक अयोग्य शासक था, इस वजह से अलीवर्दी खां ने उसे हरा दिया और गिरिया के युद्ध में, और उसे पराजित करके स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। चलिए आगे लिखा है कि अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया और उसने मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ कर दिया। अंततः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष स्वाभाविक था। तो लिखा है 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। उसका नाती जो था सिराजुद्दौला, वो बंगाल का नवाब बन गया जब 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। सिराजुद्दौला का नवाब बनने से उसके अन्य दामाद यानी ढाका एवं पूर्णिया के उपनवाब नाराज थे, और इससे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच में प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार में हुआ और 16 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया गया। अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रैक को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था तथा कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया। तो कलकत्ता का नाम अलीनगर किसने रखा, याद रखना है, तो सिराजुद्दौला ने। कब रखा, तो जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और फोर्ट विलियम पर अधिकार करके कलकत्ता का नाम अलीगढ़ रख दिया। और कलकत्ता में जाकर किसको हराया था, तो ड्रेक को हराया था। याद रखिएगा कि वहाँ के अंग्रेजी अधिकारी रोजर ड्रेक हैं, उनको हराकर फोर्ट विलियम किला पर अधिकार कर लिया और कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया। आगे लिखा है इस संघर्ष के क्रम में काल कोठी की घटना को हॉलवेल ने प्रचलित किया। हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता में काल कोठरी के ब्लैक होल की घटना हुई थी। याद रखना है, डेट जो है 20 जून 1756 को कलकत्ता में हुआ था काल कोठरी ब्लैक होल की घटना। उसके अनुसार सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया। 23 जून को कमरे को खोलने के पर केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे तथा 123 व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1757 अलीनगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को विवश कर दिया। तो किसने सिराजुद्दौला को फिर विवश किया, तो क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि के तहत सिराजुद्दौला का विवश किया और फिर अलीनगर संधि करके उसे अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया। क्लाइव ने क्या लगाया, तो क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि का भंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर प्लासी की लड़ाई हुई और लड़ाई में मीर जाफर नवाब के सेनापति थे, वो राय दुर्लभ दीवान और मानिक चंद प्रभारी अधिकारी और अमीचंद व्यापारी जो है और जगत सेठ बैंकर ने अंग्रेजों के साथ दे दिया, और जिससे मीर मदान एवं मोहन लाल वे सेनापति थे जिन्होंने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में भाग लिया। विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ और मीर जाफर के पुत्र मीरन को के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर का कठपुतली नवाब बनाया गया। किसको बनाया गया सिराजुद्दौला के बाद, तो सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब यानी कि नाम मात्र नवाब बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन बना, तो हॉलवेल बना बंगाल का गवर्नर। उसने 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया और अंग्रेज द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण उसने स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। तो अंग्रेजों द्वारा दस्तक एक प्रकार का विशेष प्रकार का छूट था जिसका दुरुपयोग कर रहे थे अंग्रेज, इसकी वजह से स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। ठीक है, इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी, जिससे कि उसने सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गुरगीन खां नामक अर्मेनियाई व्यक्ति को रखा था। गुरगीन खां कौन था, एक अर्मेनिया का व्यक्ति था जिसे मीर कासिम ने रखा था, किस लिए, तो जिससे कि उससे सेना को आधुनिक रूप दिया जा सके और प्रशिक्षित किया जा सके। दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण को
पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि वह बिहार के आय एवं व्यय का ब्यौरा देने को तैयार नहीं था। मीर कासिम ने पटना पर अधिकार कर लिया। फिर उसके व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम के आदेश पर फ्रांसीसी सेना नायक सोमरू वाल्टर रेनहार्ड के नेतृत्व में पटना पर अभियान कर एलिस सहित 47 ब्रिटिश कर्मियों की हत्या कर दी गई। इस घटना को पटना हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। तो पटना हत्याकांड की जब किसे जाना जाता है तो याद रखना है, मीर कासिम के आदेश पर फ्रांसीसी सेना नायक सोमरू वाल्टर रेनहार्ड जिसको बोलते हैं के नेतृत्व में पटना पर अभियान कर एलिस सहित 47 ब्रिटिश कर्मियों की हत्या कर दी गई। एलिस सहित 47 ब्रिटिश कर्मियों की हत्या कर दी गई पटना में, और इसी को पटना हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इसके बाद मीर कासिम की जगह पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने गठजोड़ किया। तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेज हेक्टर मुनरो के नेतृत्व के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई, जिससे इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, याद रखना है, जिसका यह दूसरा कार्यकाल था। तो बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर था, और इसका पूरा कार्यकाल जो है इसका दूसरा कार्यकाल था ये वाला। इससे पहले वो 1757 में प्लासी के युद्ध के समाप्त होने के उपरांत भी बनाया गया था वहाँ का नवाब। अब देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। तो बक्सर के युद्ध में तीनों संयुक्त सेना जो थी वो हार गई, जो कि अंग्रेज से हार गई। अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और ये डेट था कब, 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध। तो हारने के बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी यानी लगान वसूली का अधिकार देना पड़ा। बदले में मुगलों को अवध का कर एवं इलाहाबाद का क्षेत्र अवध से प्राप्त हुआ। क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसके तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को सौंप दिया गया तथा सैन्य कर वसूली अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। द्वैत शासन का परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था। याद रखना है, सबसे पहले बिहार में और बंगाल में सबसे पहला भीषण अकाल कब पड़ा था, 1770 ईस्वी में। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। कब हटाया गया, तो 1772 में हटाया गया द्वैत शासन को। किसने हटाया, तो बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने हटाया। लगाया किसने था, रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था 1765 में। देखिए यहाँ लिखा है, क्लाइव द्वारा 1765 में बंगाल के द्वैत शासन की स्थापना की गई और हटाया गया कब, तो 1772 में बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसे हटा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया तथा नवाब का पद अंत कर दिया गया। साथ में बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला था, तो नवाब का पद भी अंत कर दिया गया। उस समय किसने किया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया, और बंगाल का अंतिम नवाब नाम से मुबारक-उद-दौला रहा था उस समय। 1765 ईस्वी में दीवानी का अधिकार प्राप्त होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव बिहार के राजस्व वसूली के लिए राजा सिताब राय को नायब दीवान नियुक्त किया, और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ राय को नियुक्त किया। याद रखना है किसको, तो राजा सिताब राय को कहाँ का, तो बिहार में राजस्व वसूली का जिम्मा दिया गया, और बंगाल में राजस्व वसूली का जिम्मा दिया गया मोहम्मद रजा खान को, और उड़ीसा में राय दुर्लभ को दिया गया। बिहार में एक लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। लगान वसूली का काम अब परिषद को मिला, सिताब राय के पास प्रशासनिक कार्य रह गया। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन सोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन द्वारा गोल घर का निर्माण कराया गया। अब देखेंगे जनजातीय विद्रोह के बारे में। तो जनजातीय विद्रोह में लिखा है कि जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातियाँ विद्रोह हुए। बिहार के झारखंड क्षेत्र में कई प्रमुख जनजातियों का निवास था। इन जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण कई विद्रोह हुए, जो निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। जिसके इस टेबल में लिखा हुआ है, जैसे पहाड़िया विद्रोह हुआ है 1778 ईस्वी में हुआ है पहाड़िया विद्रोह, जो कि राजमहल क्षेत्र में हुआ, और इसके नेतृत्वकर्ता थे राजा जगन्नाथ। तिलका माझी विद्रोह हुआ जो 1778 से 85 तक चला और भागलपुर क्षेत्र में था। तिलका माझी इसका क्या थे, नेतृत्वकर्ता थे। तमाड़ विद्रोह जो हुआ 1789 से लेकर 1832 छोटा नागपुर पथाड़ में हुआ। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो भोला
नाथ सहाय थे। चेरो विद्रोह भी हुआ है जो 1800 से 1802 तक पलामू क्षेत्र में हुआ था, जो सभी झारखंड में ही पड़ते हैं अभी, और इसका नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था। फो विद्रोह 1820 से 21 सिंहभू नामक क्षेत्र में हुआ था, जो झारखंड में पड़ता है सभी ये सब। कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 में छोटा नागपुर पठार, जो कि बुधो भगत के द्वारा नेतृत्व किया गया। संथाल विद्रोह 1855 से 56 संथाल परगना में सिद्धू कानू और चांद भैरव के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। सरदारी विद्रोह जो है 1858 से लेकर 1895 तक चला, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र और सिंहभू क्षेत्र में प्रचलित था। आगे है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो है 1895 से 1900 छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ, जो कि बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे। ताना भगत विद्रोह जो है 1913 से लेकर 14 तक, जो कि गुमला क्षेत्र में हुआ, और ये इसके नेतृत्व करते थे जतारा भगत। तो याद रखना है सरदारी विद्रोह जो है 1858 से 95 तक चला है, जो छोटा नागपुर और सिंहभू क्षेत्र में हुआ था। अब आगे देखेंगे इस विस्तार में कि संथाल विद्रोह के बारे में, जो कि 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। 1857 की क्रांति से तुरंत पहले ही यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था, जिसे दामन एक कोह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? तो संथाली विद्रोह को किस नाम से? दामन एक कोह के नाम से भी जाना जाता है, जो 1855 से लेकर 56 तक चला था। कहाँ पे? तो भागलपुर से लेकर राजमहल तक क्षेत्र में। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह के कारण बाहरी लोगों यानी दीपुओं द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इसका यह कारण था। इस विद्रोह के नेतृत्व सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। विद्रोह के क्रम में 6000 संथालियों का संगठन बना। अंग्रेजों की ओर से विद्रोह को दबाने की आए कमांडर मेजर बारो की हत्या संथालियों ने कर दी। कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया। याद रखना है पहले जो कमांडर आया था इसको विद्रोह का दमन करने, वो मेजर बारो, जो कि मारा गया। लेकिन कैप्टन अलेक्जेंडर फिर आए और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व ये दोनों आए, तो इन दोनों ने सफलता पाई इसमें संथाली विद्रोह को दबाने में, और अंग्रेजी सेना के विद्रोह को दमन कर दिया। आगे देखेंगे क्या लिखा है। यह विद्रोह जो है असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना कस्तकारी अधिनियम 1876 संथाल परगना का गठन कर दिया गया। परहा पंचायत और मांझी व्यवस्था को भी मान्यता दे दी गई। अब देखेंगे मुंडा विद्रोह, जो कि 1895 से 1900। यह जनजातीय विद्रोह सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दीपुओं द्वारा शोषण, खुटकुट्टी व्यवस्था में परिवर्तन और खुटकुट्टी व्यवस्था भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजों द्वारा सामूहिक व्यवस्था को समाप्त कर जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी गई थी, इसलिए ज़्यादा इससे आक्रोश में थे। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, और उन्होंने ईसाई धर्म त्याग कर गुरु आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। तो ईसाई धर्म को त्याग कर बिरसा मुंडा ने गुरु आनंद पांडे से क्या, तो वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। याद रखना है। उन्हें स्वयं को सिंहबुंगा के अवतार यानी धरती आबा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद उपदेश दिया था। तो धरती आबा के नाम से फेमस, यानी कि बिरसा मुंडा ने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। आगे बढ़ेंगे हम। आगे लिखा है कि इस विद्रोह का प्रारंभिक सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में हुआ, जो बाद में राजनीतिक सुधार के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सशक्त विद्रोह 1899 ईस्वी में देखने को मिला, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया, और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात विद्रोह समाप्त हो गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई। खुट्टी एवं गुमला को अनुमंडल बनाया गया तथा छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। याद रखना है कि मुंडा विद्रोह जो है मेनली 1899 से माना जाता है, और जो है 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था, और 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। तो 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 2021 से मनाया जा रहा है। ठीक है। आगे जो हमारा है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति पूर्व बिहार में हुए विद्रोह के बारे में। बहावी विद्रोह हुआ है 1857 क्रांति से पहले। बहावी विद्रोह जो है, वहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल वहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था।
भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली से किया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप ले लिया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना यानी पश्चिमोत्तर सीमा पर था तथा दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा गया जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने। इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन, इन सारों को नेतृत्वकर्ता चुना गया पटना से। बंगाल का फैजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था। इसके संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह थे। वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। वहाबी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अतः वहाबी आंदोलन दबा दिया गया। अब है नोनिया विद्रोह, जो कि 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला है। बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग के नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणामस्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। अब है लोटा विद्रोह, जो कि 1856 में हुआ है। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि यह विद्रोह उत्पन्न हुआ और कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणामस्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति और बिहार। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हुए क्रांतियों में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक तथा सैनिक कारण जिम्मेदार थे। तत्कालीन कारण के रूप में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना माना जाता है। चर्बीदार कारतूस का प्रयोग का प्रथम विरोध बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 से कर दी थी। उन्होंने सार्जेंट ह्यूसन, लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी तथा तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई इसके एवज में। 1857 की क्रांति का वास्तविक उद्भव 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है, जहां मेरठ छावनी के सैनिकों ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। दिल्ली में सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित कर दिया और विद्रोह की शुरुआत यहीं से कर दी। तो वास्तविक शुरुआत 1857 क्रांति 10 मई 1857 माना जाता है। चलिए थोड़ा बॉक्स वाला देख लेते हैं। बॉक्स में लिखा है कि कोई विद्रोह केंद्र रहा है और वहाँ से किसने उसका नेतृत्व किया है। तो यहाँ जो लिखा है विद्रोह केंद्र, नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता। बिहार में जो विद्रोह केंद्र रहा है उसके नेतृत्वकर्ता रहे हैं महबूब कुंवर सिंह, जिसको दमन किया है किसने, विलियम टेलर ने इसको दबाया है। चलिए दिल्ली में जो है इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो बहादुर शाह जफर या फिर बख्त खां भी कभी एग्जाम्स में दे दिया जाता है। चलिए तो निकलसन और हडसन ये दोनों जो है यहाँ के दमनकर्ता थे। कानपुर के नेतृत्वकर्ता नाना साहेब थे, जो कैंपबेल के द्वारा दबाया गया था। और लखनऊ का जो है बेगम हजरत महल, जो कैंपबेल के द्वारा दबा दिया गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जो हीरोज के द्वारा दबाया गया। इलाहाबाद से लियाकत अली, जो कि कर्नल नील के द्वारा इसको दमन कर दिया गया। आगे है कि बरेली से खान बहादुर, जो कि विंसेंट आयर के द्वारा इसको दबा दिया गया। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जिसको रेनॉल्ड ने दबाया था। चलिए अब आगे देखेंगे बिहार में अगर विद्रोह हुआ है तो किस तरह से हुआ है। तो इसका बिहार में विद्रोह की शुरुआत, बिहार में 1857 की क्रांति शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले झारखंड के रोहिणी में 32वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा सैनिकों के विद्रोह से शुरू हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ले, सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। तो सबसे पहले कौन मारे गए थे बिहार से, नॉर्मन लॉजली और डॉक्टर ग्रांट जो है यहाँ मारे गए थे। रोहिणी, जो कि झारखंड में पड़ता है अभी। उसके बाद क्या हुआ, तो रोहिणी का विद्रोह को मेजर मैकडॉनल्ड द्वारा दबा दिया गया और विद्रोह सैनिकों की फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट को बंद कर दिया गया। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। इस विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया। पीर अली ने पीर अली ने
दीन बोलो दीन का नारा दिया था। किसने दिया था? तो पीर अली ने दिया था। क्या दिया था? तो दीन बोलो दीन, दीन बोलो दीन का नारा दिया था पीर अली ने, जो कि पटना के पुस्तक विक्रेता थे। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह को दबा दिया और पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों के कुछ अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों के शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। 30 जुलाई को 1857 को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण तथा पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा दिया। उन्होंने टिकरी जहाज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। उसके बाद बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में लिखा है कि बिहार में मुख्य रूप से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह के मुख्य अनुयायी एवं समर्थक उनके भाई अमर सिंह और रितनारायण सिंह थे। उनके भतीजे निशान सिंह और जयकिशन सिंह थे। साथ ही शाहाबाद के 4 जमींदार नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह तथा विशेश्वर सिंह का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। उन्हें कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने पटना आकर भेंट का निमंत्रण दिया, लेकिन मौलवी अब्दुल्ला मोहम्मद हुसैन तथा वायजुल हक के साथ हुए विश्वासघात के समझौते में उन्हें टेलर से भेंट करने का अस्वीकार कर दिया। उन्होंने टेलर से भेंट करने के लिए अस्वीकार कर दिया। बाबू वीर कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग से 6000 सैनिकों की सेना तैयार कर ली। उन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर अधिकार कर लिया। आरा को मुक्त करने आई कैप्टन डनवर की सेना पराजित हुई। कैप्टन डनवर मारा गया। अंग्रेजों ने मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी। आयर का सेना के दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा, जिससे कि अंग्रेजों ने उनकी हवेली और मंदिर को तोड़ दिया तथा आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। कुंवर सिंह रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ किला का फरमान दिया और दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर अंग्रेजों से युद्ध किया। मार्च 1858 में कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में ब्रिटिश अधिकारी मिलमैन को हराया। अवध से जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवपुर घाट गंगा नदी पार करने के दौरान सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह की बाएं हाथ गोली लगने की वजह से घायल हो गए और उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया और करते हुए कुछ लाइनें उन्होंने कहा था, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। और इसी के तहत कुंवर सिंह 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को जगदीशपुर वापस लौटे और 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना ने कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। इस अवसर पर 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में बिहार में मनाया जाता है। हाथ कटने के कारण गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई और लेकिन उनके मृत्यु के समय जगदीशपुर स्वतंत्र था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेज अधिकार पुनः स्थापित कर लिए और विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। अब इसमें कांग्रेस के संदर्भ में देखेंगे कांग्रेस का क्या रहा है रोल। तो कांग्रेस की स्थापना और बिहार, इसके संदर्भ में आप देखेंगे सबसे पहले लिखा है कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में निर्धारित की गई थी, लेकिन वहाँ हैजा फैलने के कारण प्रथम बैठक का आयोजन मुंबई में कर दिया गया। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी, व्योमेश्वर बनर्जी जिसको बोलते हैं, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं थे। इसमें कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से टोटल 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और इसमें देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ विशेष तथ्य जो लिखे हैं इस प्रकार हैं।
लिखा है स्थापना इसका 28 दिसंबर 1885 में हुआ है। संस्थापक एलन बेक्टम ह्यूम एओ ह्यूम के नाम से। स्थान जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में। और नामाकरण जो है इसके दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रथम अध्यक्ष बिमल बनर्जी थे। प्रथम सचिव एलन बेक्टम ह्यूम थे, एओ ह्यूम थे। प्रारंभिक सदस्य इसमें 72 थे। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन थे इस समय। अब बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में देखेंगे। अधिवेशन, वर्ष और स्थान और तथा अध्यक्ष। तो सर इसमें जो है 27वां अध्यक्ष अधिवेशन 1912 में कांग्रेस का हुआ है बांकीपुर पटना में, जो कि इसके अध्यक्ष आर एन मधुरकर थे। 37वां अध्यक्ष जो हुआ अध्यक्षता हुआ 1922 में, 10 साल बाद गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। और 54वां अधिवेशन 1940 में हुआ था रामगढ़ झारखंड में, जो उस समय बिहार का पार्ट था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता किए थे। अब हम देखेंगे कुछ अधिवेशन और विशेषता के बारे में। तो यहाँ जो दिख रहा है कि बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आर एन मधुरकर इसकी अध्यक्षता किए थे। सचिदानंद सिन्हा महासचिव बने थे। मजरूल हक स्वागतकर्ता थे। और बैठक में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया गया था इसी बैठक में। कहाँ के बैठक में? तो बांकीपुर अधिवेशन के बैठक में कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था किसको? एओ ह्यूम को। कांग्रेस के सदस्यता शुल्क को 5 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया गया था बांकीपुर अधिवेशन में ही। तो याद रखना है पॉइंट। आर एन मधुरकर अध्यक्ष था। महासचिव सचिदानंद सिन्हा, मजरूल हक इसका स्वागतकर्ता थे। कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था एओ ह्यूम को बांकीपुर अधिवेशन में ही। और इस कांग्रेस के सदस्यता शुल्क यहाँ घटाई गई थी, 5 रुपये से कर दिया गया था कितना? तो 1 रुपया। आगे देखेंगे कि गया अधिवेशन की क्या विशेषताएं थी। तो चित्तरंजन दास अध्यक्षता थे इसके। और बैठक में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के विषय पर कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हुआ था इसी समय। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव में भाग लेने पर सहमति बनी और उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था 56वें क्रम का हुआ था, जो कि 1940 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो मौलाना अबुल कलाम इसकी अध्यक्षता किए थे। और बैठक में द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में निर्णय लिया गया था। और इसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस एवं सदानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस के विरोध में बैठक हुई थी। चलिए अब आगे देखेंगे हम कि बंगभंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार के बारे में। बंगभंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी में की गई थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी इसकी घोषणा। और 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया था। याद रखना है कि घोषणा कब किया गया था बंगाल विभाजन का? 20 जुलाई 1905। इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। और इसके लागू कब कर दिया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया था। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी बताया गया, जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमजोर करना था। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंगभंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षा बंधन मनाया गया। याद रखना है कि दरभंगा में रक्षा बंधन मनाया गया बंगाल विभाजन के दौरान। किसकी प्रेरणा से? तो यहाँ के एक प्रधानाध्यापक थे, उनका नाम था सतीश चंद्र चक्रवर्ती। इनकी प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया इस समय। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 को अंततः रद्द कर दिया गया था। मुजफ्फरपुर कांड से फेमस एक 1908 में जो मुजफ्फरपुर कांड हुआ था, इसमें क्या है? तो मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन के पास आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए और खुदीराम बोस ने 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को उनकी फांसी दे दी गई। बॉक्स में जो लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की शाखा सचिंद्रनाथ सान्याल ने स्थापित किया था। इसमें उनकी सहायता बीएन कॉलेज के छात्र बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दासगुप्ता ने की थी। याद रखना है कि सचिंद्रनाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में 1913 में की थी। इसमें उसका हेल्प किसने किया था? तो बीएन कॉलेज के छात्र थे बंकिम चंद्र मित्र और अखिल चंद्र दासगुप्ता, इन्होंने इसकी हेल्प की थी। आगे देखेंगे हम होम रूल के बारे में। तो होम रूल आंदोलन जो हुआ था वह और बिहार के संदर्भ में 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल की स्थापना की गई थी, जो कि बाल गंगाधर तिलक पुणे से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है,
तो बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरूल हक की अध्यक्षता में होमरूल लीग की शाखा स्थापित हुई। खान बहादुर सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णोदय नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। याद रखना है कि अध्यक्षता किसने किया इसमें, तो मजहरूल हक ने अध्यक्षता किया, ठीक है। और इसकी शाखा की स्थापना हुई और खान बहादुर सरफराज हुसैन खां, राय बहादुर पूर्णोदय नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बने थे। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 में और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। उन्होंने होम रूल के विचार से सबको अवगत कराया और इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करने का रखा गया उद्देश्य। चंपारण सत्याग्रह 1917 के बारे में देखेंगे। चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों के प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे नील खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों को काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से काफ़ी शोषक भी थी यह प्रथा। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरवा गांव के पश्चिमी चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया था इसमें, और राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने को आमंत्रित किया। गांधी जी की कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। तो याद रखना है, कलकत्ता से पटना कब पहुंचे, 10 अप्रैल को 1917 को, और पटना से मोतिहारी चंपारण कब पहुंचे, तो 15 अप्रैल को, ठीक है। उन्होंने प्लांट्स एसोसिएशन के सचिव जेएम विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का से अनुरोध किया। इसी दौरान बतख मियाँ नामक रसोइया ने भोजन में मिलने जहर से उनकी जान बचाई थी। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट WB हैकॉक 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया, ठीक है। थोड़ा बॉक्स वाला देख लेते हैं, बॉक्स में क्या लिखा है गांधी जी के बारे में है कि गांधी जी पर धारा 144 के उल्लंघन का अभियोग चलाया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि अवज्ञा के पूर्व मैंने कारणों से अवगत करा दिया था। मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा। अगले दिन मजिस्ट्रेट ने 100 रुपये की जमानत देने की कहा। गांधी जी ने कहा, मेरे पास कोई जमानतदार नहीं है और ना मैं जमानत ही दे सकता हूँ। अंततः मजिस्ट्रेट ने ही स्वयं उनका मुचलका भरा था उन्हें जाने का आज्ञा दे दिया। इसके बाद वे रातों रात चंपारण में लोकप्रिय हो गए थे। अब आगे महात्मा गांधी के बारे में लिखा है कि गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप किसको की स्थिति को जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई थे और महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, डॉक्टर DG रेड एवं G रैनीन आदि इनके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट कर 3 कट्ठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। 29 नवंबर 1917 चंपारण एग्रेरियन बिल विधान परिषद में पेश किया गया, जिससे 1 मई 1918 ईस्वी को गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर से चंपारण एग्रेरियन कृषक एक्ट पारित हो गया। परिणाम स्वरूप 3 कट्ठिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही किसानों की अवैध वसूली 25% किसानों को वापस करने के आदेश दे दिया गया। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग सफल रहा तथा चंपारण का अहिंसक संघर्ष हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का पथ प्रदर्शक बिंदु बन गया। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था और चंपारण का एक क्रूर नीलहे AP एमन ने राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 20 मई 1929 पर कहा, चंपारण का वह अकेला मर्द था जो मुझसे 25 वर्षों तक लड़ता रहा। आगे देखेंगे, इस बॉक्स को देख लेते हैं थोड़ा क्या लिखा है राजकुमार शुक्ल के बारे में कि उनका जन्म जो है 23 अगस्त 1875 में हुआ था। स्थान मुरली भरवा। मृत्यु जो है 20 मई 1929 को हो गया। चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, तो राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र सिन्हा, अनुग्रह नाथ सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, मजहरूल हक, बाबू गया प्रसाद सिन्हा,
महादेव देसाई, JB कृपलानी, नीरहरि पारेख, शंभू शरण वर्मा और धरणीधर इनके प्रमुख सहयोगी थे। दरभंगा किसान आंदोलन 1919 से लेकर 1921 तक चला था। तो चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी, दरभंगा जिले के किसानों ने बढ़े हुए लगान दर के विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। दरभंगा राज द्वारा लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत 1920-21 में यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। बकास किसान आंदोलन जो है 1937 से 38 तक चला था, जो कि जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार में किसानों ने बकास कृषक आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन जमींदारों के द्वारा किसानों से भूमि संबंधित अधिकार छीने जाने के विरोध में किया गया था। इस आंदोलन के नेतृत्व में स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। इस आंदोलन के क्रम में गया में यदुनंदन शर्मा तथा दरभंगा एवं सारण में यमुनाकारी तथा अनवरी में राहुल संकीर्तन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसान सभा जो है बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किया गया था और श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंदकिशोर सिंह इसके सचिव थे। ठीक है, तो 1922-23 में जो किसान सभा और किसान का सभा का प्रथम प्रयास किया गया, यह मुंगेर में किया गया था शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंदकिशोर सिंह इसके सचिव थे। 1928 ईस्वी में स्वामी सदानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की, जो 19 नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कर दी गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। तो 1928 में जो है स्वामी सदानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना किया और 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कर दिया गया। आगे लिखा है कि बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंदन शर्मा, राहुल संकीर्तन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में, तो तीसरा अधिवेशन स्वामी सदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंदन शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव जो है NG रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना था। अब हम बॉक्स वाले कुछ देखेंगे। लिखा है कि सदानंद सरस्वती के प्रमुख रचनाएं कौन कौन से थे, तो हुंकार उनका रचना था, किसान क्या करे उन्हीं का रचना था, और जो है किसान झारखंड के किसान सभा के संस्मरण उन्हीं की रचना थी, खेत मजदूर क्रांति और संयुक्त मोर्चा, गीता हृदय, जमींदारी का खात्मा कैसे हो, ये सारे जो है कृत उनके ही थे। साथ में किसानों को फंसाने की तैयारियां, मेरा जीवन संघर्ष और कर्म कलाप, ये सभी स्वामी सदानंद सरस्वती की रचना थी। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रमुख किसान नेता और उसके कार्यक्षेत्र क्या क्या रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर जो देख सकते हैं आप। तो यदुनंदन शर्मा जो है गया क्षेत्र से थे और यमुनाकारी दरभंगा सारण से, राहुल संकीर्तन अनवाड़ी अंबारी सिवान से, कार्यानंदन शर्मा जो थे वो थे मुंगेर बढ़िया ताल से। याद रखना है, यदुनंदन शर्मा गया से, लेकिन कार्यानंदन शर्मा जो थे वो मुंगेर बढ़िया ताल से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम खिलाफत आंदोलन और बिहार के बारे में। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों का विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1923 तक चला था। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने प्रारंभ किया। बाद में गांधी जी ने मुसलमानों का सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन में प्राप्त करने के उद्देश्य से नेतृत्व प्रदान किया। नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई। इसमें शांति समारोह को बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल कर दिया। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के साथ साथ
संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः ही निप्रभावी हो गया। अब है असहयोग आंदोलन और बिहार के बारे में। सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो कब किया गया? तो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में CR दास द्वारा असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया और C विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में इसे पूर्ण स्वीकृति दे दी गई। तो नागपुर अधिवेशन में इसको पूर्ण स्वीकृति मिला है, किसको? असहयोग आंदोलन को। चलिए, बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद के नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया और उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने किया और मजहरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद इसके कुलपति बनाए गए। तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया? 1921 में गांधी जी ने किया था, 6 फरवरी को 1921 में, और यह राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना कर दी थी। याद रखना है कि सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरूल हक ने किया था, असहयोग आंदोलन के दौरान किया था और उनके मित्र से लिया गया था, इनका ज़मीन लिया गया था जिसका नाम था खैरू मियाँ ने इस ज़मीन को दान में दिया था। 30 सितंबर 1921 ईस्वी में मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक अखबार निकाला और जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। सदाकत आश्रम के बारे में देखें तो लिखा है कि सच्चाई का गहवारा के प्रमुख सदस्य। सदाकत आश्रम का मतलब होता है सच्चाई का गहवारा। मजहरूल हक इसके प्रमुख सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद, आचार्य बद्रीनाथ और राम निरीक्षण सिंह पंडित भी इसके सदस्य रहे थे। आगे लिखा है कि 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ था। कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1921 को हुआ था। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन तथा स्थगित कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत-ए-शरिया संस्था का गठन फुलवाड़ी शरीफ में किया गया। फुलवाड़ी में किया गया। कहाँ पे किया गया? फुलवाड़ी में गठन किया गया। कौन सा? तो एक गठन किया गया, एक संस्था था, नाम था उसका इमारत-ए-शरिया। मौलाना सज्जाद के द्वारा इसका गठन किया गया था। कहाँ पे किया था? ब्रिटिश सरकार के से असहयोग के लिए किया गया था। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद ने इमारत-ए-शरिया नामक संस्था का गठन किया था। कहाँ पे? फुलवाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। तो स्वराज पार्टी और बिहार के संदर्भ में लिखेंगे। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ था और इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे और इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे, अतः उन्हें 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की गठन कर लिया। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने कर दिया और बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी बने। तो बिहार में अगर स्वराज पार्टी गठन करने की बात करें तो 1923 में ही किसके द्वारा किया गया? तो श्री कृष्ण के द्वारा किया गया। ऐसे पूरे भारत लेवल पे जो है 1923 में किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था, लेकिन बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किया था और इसके श्री कृष्ण जो किसने किया था और उसमें जो अध्यक्ष थे वो श्री नारायण प्रसाद थे और सचिव इसके अब्दुल बारी थे।
चलिए आगे देखते हैं। साइमन कमीशन, एक सेकेंड। तो साइमन कमीशन के बारे में देखेंगे हम कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसका आगमन का विरोध निर्णय लिया गया और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के यानी 1919 की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने इसके विरोध प्रदर्शन किया इसके खिलाफ। अब देखेंगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कि 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामनंद मिश्रा, रामवृक्ष बोनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। कब किया? तो 1931 में कर दिया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण एवं फूलेना प्रसाद वर्मा को दिया जाता है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? जयप्रकाश नारायण और फूलेना प्रसाद वर्मा को दिया जाता है। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बोनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी और योगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजसेवी विचारों को बढ़ावा देना और किसान मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब देखेंगे सवनीय अवज्ञा आंदोलन और बिहार के बारे में। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के साथ सवनीय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा का आरंभ कर दिया और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का आरंभ कर दिया। कौन सत्याग्रह? तो नमक कानून को तोड़ दिया 6 अप्रैल 1930 को, यानी शुरुआत किया 12 मार्च 1930 से और ख़त्म कर दिया दांडी मार्च को 6 अप्रैल 1930 को, और दांडी में जाकर नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। प्रारंभिक 78 सहयोगियों में बिहार से एकमात्र सहयोगी गिरिवरधर चौधरी, जिसको कारू बाबू कहा जाता है, वो एक सम्मिलित थे बिहार से। तो 78 लोग जो है दांडी मार्च में शामिल हुए थे, जिसमें से एक ही बिहारी थे जिनका नाम है गिरिवरधारी चौधरी, जिनको कारू बाबू कहा जाता है। गिरिवरधारी चौधरी जो है बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के रहने वाले थे और उन्हें कारू बाबू या मैथिल बागांधी के नाम से भी जाना जाता था। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। तो बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया था, याद रखना है 15 अप्रैल को, लेकिन इस भारत लेवल पे जो किया गया था वो 12 अप्रैल को किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, इस बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स में क्या लिखा है कि नखास पिंड यात्रा या फिर नखाम पिंड यात्रा। तो नखास पिंड यात्रा या फिर नखास पिंड चलो क्या है? तो यह दांडी यात्रा के तर्ज पर बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को नखास पिंड यात्रा का आयोजन किया गया और यह पटना सिटी के मंगल तालाब के पास था और यात्रा का नेतृत्व अंबिका कांत सिंह ने किया। अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज कर यात्रा को रोक दिया। एक और बॉक्स है, इसको देख लेते हैं क्या लिखा है कि तारापुर नरसंहार या तारापुर गोलीकांड क्या है? तो भगत सिंह एवं उनके साथियों के फांसी के विरोध में मुंगेर में तारापुर में 15 फरवरी 1932 ईस्वी को स्वतंत्रता सेनानियों ने तारापुर थाना भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश की। अंग्रेजों ने 75 राउंड फायरिंग के बाद 34 भारतीय मारे गए, लेकिन केवल 13 मृतकों की पहचान हो पाई। इस घटना को तारापुर नरसंहार के रूप में जाना जाता है। अब हम देखेंगे सवनीय अवज्ञा आंदोलन के बारे में एक्स्ट्रा कुछ क्या है। तो सवनीय अवज्ञा आंदोलन बिहार के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब दुकानों का विरोध किया गया। 30 मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। तो स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया और नंगी हड़ताल शुरू कर दी। सवनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया और सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। आगे लिखा है कि 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस के अवैध संगठित घोषित कर दिया गया और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 माह की कैद की सजा सुना दी गई। 26 जनवरी 1931 ईस्वी को रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय में जुलूस निकाला गया
डीएसपी बशीर अहमद ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए। इस घटना को बेगूसराय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। शहीद लोगों में चंद्रशेखर सिंह, रामचंद्र सिंह, छट्टू सिंह एवं बनारसी सिंह प्रमुख थे। अब बॉक्स वाला देखेंगे हम। बॉक्स में क्या लिखा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के क्रांतिकारी सदस्य योगेंद्र शुक्ल के भतीजे बैकुंठ शुक्ल वैशाली ने क्रांतिकारी घटनाओं में भाग लिया और फणींद्र घोष, जो एक बिहार के क्रांतिकारी था, लाहौर षड्यंत्र में सरकारी गवाह बन गया। भगत सिंह एवं उनके साथी को फांसी हो गई। बैकुंठ शुक्ल ने बेतिया में रहे फणींद्र घोष की हत्या कर दी। फणींद्र घोष हत्या कर दी क्योंकि इन्होंने ये सरकारी गवाह बन गया था। ठीक है, इसकी वजह से जो है भगत सिंह और उनके साथी को फांसी मिली और बैकुंठ शुक्ल ने क्या कर दिया, इसकी हत्या कर दी। इसका बदला लिया और 14 अप्रैल 1934 ईस्वी को बैकुंठ शुक्ल की फांसी दे दिया गया। ठीक है, चलिए। और गिरफ्तारी जो लिखा है, गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने के तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे हम कि बिहार में विधानसभा चुनाव 1937। जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनावों में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। 98 स्थानों पर विजयी हुई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल MG हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल को नेता को श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने की निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का आमंत्रित कर दिया था। तो सरकार बनाने से इनकार श्री कृष्ण सिंह ने किसने क्यों किया? बड़ी पार्टी होते हुए भी इनकी सरकार नहीं बनी, इन्होंने इनकार कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि राज्यपाल द्वारा क्या कहा गया था कि वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए मुख्यमंत्री को या फिर जो वहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे उसको, तो इस वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो इसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी यहाँ पे इंडिपेंडेंट पार्टी थी, उनके नेता को मोहम्मद यूनुस को यहाँ की सरकार बना दिया गया। इसलिए बोला जाता है कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बोला जाए तो मोहम्मद यूनुस को माना जाता है। ठीक है, जो समय प्रधानमंत्री पद बना था मुख्यमंत्री की जगह पे। आगे देखेंगे कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित किया गया। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता है या प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने और रामदयाल सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए। प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 15 फरवरी 1938 ईस्वी को राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के विषय पर बिहार कांग्रेस की सरकार ने त्याग पर दे दिया, लेकिन अंग्रेजों द्वारा 19 मार्च 1938 ईस्वी तक कैदियों को छोड़े जाने के कारण पुनः सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को त्याग दे दी और विधानसभा भंग कर दिया। एक व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगस्त प्रस्ताव विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध करना था तथा भारतीय जनता को जागरूक करना था। प्रथम सत्याग्रही के रूप में आचार्य विनोबा भावे को चुना गया, दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे को ब्रह्मदत्त को चुना गया। बिहार में पहले सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण सिंह को चुना गया और उनके बाद अनुग्रह नारायण सिंह को व्यक्तिगत सत्याग्रह के नेतृत्व के लिए चुना गया। गया में गौरी शंकर सिंह, सिलाब में श्याम नारायण सिंह को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुना गया। तो गया में किसको? गौरी शंकर सिंह, और सिलाब में किसको? तो श्याम नारायण सिंह। और बिहार में सीधा बोले तो श्री कृष्ण सिंह को पहला चुना गया, उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह को। पूरे भारत लेवल पर प्रथम सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो विनोबा भावे को कहा जाता है। अब देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। क्रिस्प मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर
अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया और बांकीपुर जेल भेज दिया गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेज द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WC आर्चर ने आदेश दिया और पुलिस की गोली चलवा दी। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए। उनके अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। उसमें से कौन कौन थे? तो उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। जो 7 शहीद हुए थे वो उनका नाम इस तरह से है: उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी, देवीपत चौधरी और जगपति कुमार। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल राम दौलत राम दास ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण इसके देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया था। हम देखेंगे बॉक्स वाला जो है लिखा है 7 शहीद के बारे में। उमाकांत सिंह जो है नरेंद्रपुर सारण से थे, जो राम मनोहर राय सेमिनरी स्कूल कक्षा 9 के छात्र थे उस समय। रामानंद सिंह जो है शहादत नगर पटना के थे, जो राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल कक्षा 9 के छात्र थे। सतीश प्रसाद झा खरहरा भागलपुर के थे, पटना कॉलेजिएट कक्षा 10 के छात्र थे। राजेंद्र सिंह जो बनवाड़ी चक सारण के थे, पटना हाई स्कूल कक्षा 9 के छात्र थे। राम गोविंद सिंह दशरथा पटना के थे, पुनपुर हाई स्कूल में पढ़ते थे, कक्षा 9 के छात्र थे। देवीपत चौधरी सिलहट जमालपुर से थे और मिलर हाई स्कूल में पढ़ते थे, कक्षा 9 के छात्र थे। जगपति कुमार जो है खराटी गया के थे, BN कॉलेज से पढ़ रहे थे और स्नातक के द्वितीय वर्ष में थे। अब हम देखेंगे 7 छात्रों के शहीद होने के बाद 8वें छात्र रामकृष्ण सिंह अंग्रेजों को चकमा देते हुए सचिवालय पर झंडा फहराने में सफल रहे थे। तो अंग्रेजों को चकमा देकर 8वें छात्र जो थे, जिन्होंने आखिरकार झंडा फहरा ही दिया था सचिवालय पे, उनका नाम क्या था? रामकृष्ण सिंह उनका नाम था। 12 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। भारत छोड़ो दौरान अनुग्रह नारायण सिंह ने स्वतंत्र भारत चिरंजीवी हो का नारा दिया था। स्वतंत्र भारत चिरंजीवी हो का नारा किसने दिया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। चलिए अब आगे देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद अवस्था का अखिल भारतीय केंद्रीय संगठित हुआ। इस गठन का सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि का उद्देश्य से किया गया था। किसका? आज़ाद अवस्था का। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, याद रखना। आज़ाद अवस्था के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वो अपने 5 साथियों के साथ, जो साथी थे रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार, शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आज़ाद अवस्था का गठन किया। नेपाल में आज़ाद अवस्था का प्रशिक्षण शिविर राम विलास के द्वारा बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध और आग्नेयास्त्र को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आज़ाद अवस्था में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, सूरज नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्रा, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आज़ाद अवस्था के रेडियो के प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया को दिया गया था और 1943 ईस्वी में मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आज़ाद अवस्था का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन के नाम से इसे चलाया। ट्रेन पर कब्जा कर किस नाम से चलाया? तो स्वराज ट्रेन के नाम से इसको चलाया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए थे। याद रखना है कहाँ पे? सिवान के थाने में राष्ट्रीय झंडा फहराने के कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मुजफ्फरपुर में जुब्बा साहनी के नेतृत्व में 16 अगस्त 1942 ईस्वी को मीनापुर थाना पर हमला कर थाना प्रभारी बॉलर की हत्या कर दी गई। ब्रिटिश के दमन के दौरान सभी को बचाने के लिए उन्होंने कहा, बॉलर को मैंने मारा है। उन्हें 11 मार्च 1944 को फांसी दे दी गई। भारत छोड़ो के दौरान क्रांतिकारी सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम
दल का गठन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन किया गया था। इस उद्देश्य का उद्देश्य क्या था? तो अस्त्र शस्त्र धन एकत्रित करना था और क्या करना था तो तथा नौजवानों को अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देना था। बाद में उन्होंने उत्तरी भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। सुल्तानपुर में कांग्रेस के सदस्यों ने सामंत सरकार की स्थापना कर दी और 1942 की क्रांति में कटिहार के शहीद चौक पर 13 वर्षीय ध्रुव कुंडू की शहादत के बाद क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार से लोहा लेने के लिए ध्रुव दल का गठन किया। तो कहाँ पे किया? याद रखना है, कटिहार के शहीद चौक पर। कटिहार के शहीद चौक पर 13 वर्षीय ध्रुव कुंडू की शहादत के बाद क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार से लोहा लेने के लिए एक ध्रुव दल का गठन किया। ध्रुव कुंडू का नाम स्वतंत्रता आंदोलन में देश के सबसे कम उम्र के इसमें शहीद होने वालों में से शामिल है। इनकी शहादत के बाद ध्रुव दल का गठन किया गया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। गांधी जी के मृत्यु के बाद उन्हें श्रद्धांजलि के देते हुए 1948 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्च की जगह गांधी मैदान रख दिया गया था। बॉक्स वाला देख लेते हैं क्या लिखा है कि आनंद मोहन सहाय भागलपुर में बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे चित्तरंजन दास के निजी सचिव थे। कौन? तो आनंद मोहन सहाय। उन्होंने अपने जीवन के 25 वर्ष भारत से बाहर ब्रिटिश विरोधी कार्य में बिताए। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज सरकार के गठन में सुभाष चंद्र बोस की सहायता की और इस सरकार में सचिव एवं पब्लिक रिलेशन मंत्री भी थे। अब है सीलभद्र याजी के बारे में। सीलभद्र याजी जो है बिहार के पटना बख्तियारपुर के सीलभद्र याजी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे। नेताजी संपर्क में होने के कारण उन पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुकदमा चलाया गया था। उन्हें 6 मास के कारावास की सजा दी गई थी। पुस्तक द फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इट्स स्टैंड और पत्रिका का नाम इनका झंकार हसिया हथौड़ा जमशेदपुर लेबर टाइम्स है। अब हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ और बात लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए थे। लगभग 8783 को सजा हुई और 134 शहीद हुए। 362 व्यक्ति घायल हो गए थे। 11 सितंबर 1942 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एमरी ने कहा था, बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र है और यहाँ प्रांत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह एक प्रांत बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पृथक बिहार राज्य का गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना में बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र का निकालने का प्रारंभ किया था। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1906 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया और 1908 ईस्वी में मोहम्मद फखरुद्दीन के नेतृत्व में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन आयोजन पटना में हुआ। इस अधिवेशन में पृथक बिहार की मांग की गई थी। तो पृथक बिहार की मांग कब की गई थी? 1908 में फखरुद्दीन के नेतृत्व में, जो कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ था पटना में। इसमें पहली बार पृथक बिहार की मांग की गई थी। 1908 ईस्वी में सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार की एक सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष अली हसन इमाम बनाए गए थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में हुआ, जो कि पटना में हुआ था और इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग सर्वसम्मति से पारित हो गया था। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में हुआ और पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार को विभाजन का प्रस्ताव पेश किया और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक कर एक नया प्रांत रूप में गठन कर दिया गया। कब? तो 12 दिसंबर 1911। आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य क्या है? तो 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना बिहार का भ्रमण किया था, याद रखना है, 1937 में। 1938 ईस्वी में अब्दुल कायूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था। कब? याद रखना है, तो अबुल कायूम अंसारी ने 1938 में क्या किया था? तो मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी। किसका प्रभाव कम करना चाहते थे? तो मुस्लिम लीग का प्रभाव ये कम करना चाहते थे। 1938 में ही
आदिवासी महासभा गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरेन थे। कौन थे अध्यक्ष? तो थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए थे। आशा साहब 1943 ईस्वी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की शामिल हुई थी और 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था। गोविंदपुर गांव के श्री नारायण नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती, थोड़ा सा यहाँ पे मिट गया है, थोड़ा टिक लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य की का भी योगदान रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किया है। किसने किया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की है। तो स्वदेशी आंदोलन पुस्तक और भारत की वर्तमान दशा पुस्तक, इन दोनों पुस्तक की रचना किसने की है? तो पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने की है। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की है। राजा साहब ने क्या किया है? तो गांधी टोपी की रचना की है राजा साहब ने। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की है। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की है। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों से मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकर नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। तो शंकर नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय के विधेयक प्रस्तुत किया था। कब? 1916 में। पंडित तोताराम की रचना फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष, ये इनकी रचना है पंडित तोताराम की, के माध्यम से भारत में आंदोलन को प्रेरित किया। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मनिंद्र राय ने किया था। तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में किसने किया था? मनिंद्र राय ने किया था। अब देखेंगे आंदोलन और महिलाओं का योगदान। तो असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक चला, जिसमें सरला देवी विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ने का आह्वान किया और सावित्री देवी प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के दौरान आयोजित समारोह का बहिष्कार किया। अब हम देखेंगे सवनीय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो यह जो सवनीय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 34 तक चला। सैल बाला राय संथाल क्षेत्र में महिलाओं को आंदोलन को प्रेरित कर रही थी। सरस्वती देवी जो कि हजारीबाग जिला कांग्रेस के अध्यक्ष एवं साधना देवी को 6 माह की सजा हुई। सरस्वती जो हजारीबाग जिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी एवं साधना देवी, इन दोनों को क्या हुआ? 6 माह का सजा हुआ। श्रीमती हसन इमाम के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों के दुकान के बाहर सत्याग्रह आयोजन 3000 से अधिक महिलाओं ने शिरकत की। साधना देवी संथाल क्षेत्र में महिला सत्याग्रहियों के नेतृत्व की। चंद्रावती देवी चौकीदार कर विरोध कर के दौरान गिरफ्तार हो गई। 30 मार्च 1931 को भगत सिंह के फांसी के विरोध में आरा में आम सभा के नेतृत्व कर श्रीमती कुसुम कुमारी देवी ने कहा, नौजवानों तुम पीछे क्यों हो? बिस्मिल भगत खुदीराम की तरह अपने को कुर्बान करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? भगत सिंह की चिता आग अभी ठंडी नहीं हुई है। किसने कहा था? तो इस कहा था ये किसने कहा था? कुसुम कुमारी ने कहा था, जो कि कहाँ की थी? तो आरा में आम सभा हुआ था, इसमें कहा था कुसुम कुमारी ने ये सब कुछ। आगे लिखा है कि 26 जनवरी 1933 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के मनाने के विरोध में राजवंशी देवी राजेंद्र प्रसाद की पत्नी जो है एवं चंद्रवती देवी जो कि 15 मास इन दोनों को कारावास दंड का सजा मिला था। कब मिला था? 1933 में। याद रखना, चंद्रवती देवी और राजवंशी देवी दोनों को मिला था 1933 में 15 मास का कारावास। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से 41। प्रियवंदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी को गिरफ्तार कर 4-4 माह का कारावास दिया गया था। अब देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 42 से लेकर 45। तो इसमें महिलाओं का योगदान क्या रहा है? भगवती देवी जो है राजेंद्र प्रसाद की बहन है, के नेतृत्व में पटना में विराट जुलूस आयोजन किया गया था और सरस्वती देवी के नेतृत्व में हजारीबाग में जुलूस आयोजन किया गया। छात्रों ने उन्हें भागलपुर से जेल से भेजने के क्रम में छुड़ा लिया। गोविंदपुर भागलपुर के श्री नरसिंह गोप की पत्नी गिरियावता देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों की हत्या कर दी थी। शांति देवी 15 अगस्त को छपरा टाउन हॉल के विशाल जनसभा की अध्यक्षता की। सुनीता देवी जो है एवं राधिका देवी वैशाली में पुरुष वेश में मीलों साइकिल यात्रा कर आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। प्रभावती देवी जो है महिला चरखा समिति की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बिहार में विदेशी यात्राएं। ठीक है, बिहार में विदेशी यात्री कौन कौन से थे? तो मेगस्थनीज आए थे। ये लगभग 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व तक ठहरे थे। तो
सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने इंडिका की रचना की थी और उसने पटना को पालीब्रोथा कहकर पुकारा था। डायमेकस जो है सीरिया के राजा एंटियोकस ने बिंदुसार मौर्य वंश के दरबार में राजदूत के रूप में आया था और इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। किसको? डायमेकस को, जो कि सीरिया के राजा एंटियोकस ने भेजा था बिंदुसार के दरबार में। फाहियान 399 से लेकर 414 ईस्वी में आया और यह प्रथम चीनी यात्री था जो बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के समय पाटलिपुत्र आया था। यह उसने पाटलिपुत्र को संपन्न एवं समृद्ध बताया। उस समय उसने राजप्रसाद को देवताओं द्वारा निर्मित बताया। तो राजप्रसाद को देवताओं द्वारा निर्मित किसने बताया था? फाहियान ने बताया था। आगे देखते हैं। हेनसांग जो 630 ईस्वी से 644 ईस्वी तक रहा। चीनी यात्री ने हर्षवर्धन वंश का जो राजा था के समय भारत की यात्रा किया था हेनसांग ने और अपने यात्रा वृत्तांत सी यूकी में वर्णित किया। उसने नालंदा महाविहार में अध्ययन किया तथा महाविहार की विशेषताओं का उल्लेख भी किया है। उसने पाटलिपुत्र से अधिक महत्वपूर्ण नगर कन्नौज को बताया है। तो हेनसांग ने पाटलिपुत्र से अधिक महत्वपूर्ण नगर किसको बताया है? तो कन्नौज को बताया है। इत्सिंग जो 673 ईस्वी से लेकर 692 ईस्वी तक रहा। यह चीनी यात्री ने नालंदा महाविहार में 10 वर्ष तक अध्ययन किया। उसने विक्रमशिला महाविहार का भी वर्णन किया है। 3 वर्ष तक ताम्रलिप्त वर्तमान तामलुक पश्चिम बंगाल में रहा और संस्कृत की शिक्षा भी ली। अब्दुल ततीफ जो 17वीं शताब्दी में बिहार आने वाला ईरानी यात्री था। उसने आगरा में राजमहल की यात्रा कर बिहार की चर्चा की थी। आगरा से राजमहल, कहाँ से यात्रा की थी? तो आगरा से राजमहल की यात्रा करके यह बिहार की चर्चा भी की थी। कौन? तो अब्दुल तलीफ। आगे देखेंगे मुल्ला बहानी। यह जो है ईरानी यात्री जिसने बिहार की यात्रा की। उसने पटना नगर के सांस्कृतिक जीवन की प्रशंसा की और इसे जन्नतुल हिंद भारत का स्वर्ग कहा। तो जन्नतुल हिंद भारत का स्वर्ग पटना नगर को किसने कहा था? मुल्ला बहानी ने कहा था। रॉल्फ फिंच जो कि ब्रिटिश यात्री था 1583 ईस्वी से 1591 तक भारत में रहा और उसने अकबर के समय मुगल दरबार में भ्रमण किया। वह पहला ब्रिटिश यात्री था जो बिहार आया था। कब आया था बिहार में? 1586 में आया था। 87 में आया था। चलिए आगे लिखा है कि पीटर मुंडी ब्रिटिश यात्री जो 1628 से लेकर 1634 तक भारत में यात्रा किया था और 1632 में बिहार पटना की यात्रा कर पटना के व्यापारिक महत्व का वर्णन किया। जॉन मार्शल जो है अंग्रेजी यात्री था जो चिकित्सक भी था और उसने 1670 से लेकर 73 तक अकाल के दौरान बिहार की यात्रा की। मनुची जो था इटली की यात्री था। मनुची शाहजहाँ के काल में भारत आया था और उसने बिहार की यात्रा और व्यापारिक महत्व का वर्णन किया है। टेवर्नियर जो है फ्रांसीसी यात्री था। 1665 से लेकर 66 तक पटना की यात्रा किया और यहाँ के व्यापारिक महत्व का वर्णन किया था। बिहार के पत्रिका और समाज पत्र के बारे में बात करें तो सबसे पहले हिंदी पत्रिका समाज पत्र को देखेंगे। तो पत्रिका जो है बिहार बंधु जो कि 1872 में कलकत्ता से और 1874 पटना से स्टार्ट किया गया था। सर्वहितैषी जो है हिंदी पत्रिका था जो 1890 में पटना के प्रथम हिंदी दैनिक के रूप में प्रचलित है। प्रदीप जो है 1941 से और पटना से स्टार्ट किया गया। अब अंग्रेजी पत्रिका की बात करें तो बिहार हेराल्ड 1875 में सबसे पहला पटना गुरु प्रसाद सिंह के द्वारा। इंडियन क्रॉनिकल 1881 पटना से। बिहार टाइम्स 1894 पटना महेश नारायण के द्वारा और बिहार टाइम्स जो बिहारी के नाम से जो था द बिहारी 1903 में। पटना साप्ताहिक और द बिहारी 1906 भागलपुर। द सर्चलाइट 1917 सैयद हैदर हुसैन। 1918 में मुरली मनोहर प्रसाद इसके थे। द नीदरलैंड जो है 1921 में मजरूल हक के द्वारा और द पटना टाइम्स 1924 में मोहम्मद यूनुस के द्वारा। द इंडियन नेशन 1931 में कामेश्वर सिंह दरभंगा महाराज के द्वारा। क्या नाम था इसका? द इंडियन नेशन। आगे देखेंगे उर्दू नूरुल अनवार 1876 में मोहम्मद हाशिम के द्वारा। अब देखेंगे ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र में। तो वर्ष लिखा है और यहाँ मुख्य घटनाक्रम लिखा हुआ है। तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आर्यों का बिहार में क्षेत्र में आगमन था और 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ यहाँ पे। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ जो नवीनतम एनसीईआरटी के अनुसार 599 बताया जाता है एनसीईआरटी में। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का निधन हुआ
जो कि एनसीईआरटी के अनुसार से 527 से बताया गया उसमें। 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान, आर्यक वंश की स्थापना की गई। 445 ईसा पूर्व में उदयन और पाटलिपुत्र का प्रथम बार राजधानी बनाया। 344 ईसा पूर्व नंद वंश की स्थापना हुई। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या, शुंग वंश की स्थापना होगी। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया गया। 320 ईस्वी में गुप्त संवत के आरंभ हुआ। 635 ईस्वी में इंसांग बिहार का यात्रा किया। 673 ईस्वी में इत्सिंग बिहार की यात्रा किया और 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना हुई। 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी बिहार शरीफ विजय किया। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश बिहार बंगाल पर अभियान किया। 1324 से 25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक बिहार का अभियान किया और 1359 से 60 ईस्वी में फिरोज शाह का बिहार का अभियान हुआ। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी बिहार का अभियान किया और 1529 ईस्वी में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय हुआ। 1532 ईस्वी में हुमायूं का निहानियों पर विजय। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई, शेरशाह की जीत हुई इसमें। 1539 में चौसा युद्ध में शेरशाह की जीत हुई। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह की जीत हुई और सूर्यवंश की स्थापना हो गई। 1541 ईस्वी में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण कराया गया। 1545 ईस्वी में सासाराम में शेरशाह के मकबरा का निर्माण कराया गया। 1545 ईस्वी में कलिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन हो गया था। 1576 में अकबर का बिहार विजय हुआ। बिहार विजय अकबर कब हुआ? तो 1576 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण हुआ। तो 1616 में क्या हुआ? मनेर में दौलत शाह का मकबरे का निर्माण हुआ है। 1621 ईस्वी में शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना। तो शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति कब बना है? 1621 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी बिहार की यात्रा किया और डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। 1651 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना हुई। 1666 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। 1670 ईस्वी में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा रही। 1699 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुई। 1713 ईस्वी में फर्रुख शेर का बिहार में राज्याभिषेक हुआ। 1717 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी को व्यापारिक अधिकार मिला। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां का निधन सिराजुद्दौला भगवान का नवाब बन गया। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। 1770 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल पड़ा। 1784 में गोलघर का निर्माण हुआ। 1821 ईस्वी में बिहार में वहाबी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ। 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ। 1857 में देवघर से बिहार में 1857 क्रांति का प्रसार हुआ। 1865 ईस्वी में पटना अभियान द्वारा वहाबी आंदोलन का दमन किया गया। शुरू कब किया गया था? 1821 में बिहार पटना में। 1874 ईस्वी में बिहार में अकाल पड़ा। 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ था। 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ था। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। 1911 में पृथक बिहार प्रांत का घोषणा हुआ। 1912 में पृथक बिहार प्रांत का गठन कर दिया गया। 1913 में पटना में सचिंद्रनाथ सैन्याल द्वारा अनुशीलन समिति गठन हुआ। 1914 में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना और बिहार में होम रूल का प्रारंभ किया गया। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन चलाया गया और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन भी हुए। 1920 में बिहार के असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ और मजरूल हक के द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना भी 1920 में ही किया गया। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना की गई। 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया। 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह चालू हुआ। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना किया गया। 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव हुए और 1939 में कांग्रेस कमेटी मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दिया गया। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बिहार शामिल हुआ, जिसमें पटना सचिवालय गोलीकांड 18 अगस्त 1942 को 7 छात्रों को शहीद हो गए थे। 1942 में आज़ाद अवस्था का गठन भी हुआ। 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन किया गया। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र रहे। ये जो है
महात्मा गांधी के कुछ कोट हैं, इसको पढ़ देते हैं हम। लिखा है मेरे सपनों का भारत, इसमें लिखा है कि मैं एक ऐसे भारत का निर्माण के लिए काम करूँगा जिससे ऐसी स्थितियाँ होंगी कि सबसे गरीब लोग भी इसे अपना ही देश मानेंगे, जिसके निर्माण में उनकी आवाज़ असरदार होगी और भारत एक महान देश होगा जहाँ ऊंचे या नीचे वर्ग के लोग नहीं होंगे, जहाँ सभी संप्रदाय के लोग पूर्ण सामंजस्य के साथ रह सकेंगे। ऐसे भारत ना तो अस्पृश्यता का अभिशाप होगा, न ही शराबखोरी या नशाखोरी का महिलाएं पुरुष जितना अधिकार पा सकेंगी। मेरे सपनों का भारत ऐसा ही होगा। ये महात्मा गांधी का कथन है। इस प्रकार क्या है कि हमारा बिहार का आधुनिक इतिहास जो है वो ख़त्म होता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी साबित हो, और वीडियो पसंद आए ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, जिससे कि हमें आगे की वीडियोज़ के लिए मोटिवेशन मिले। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।